हेलो दोस्तों, हमारी आज की क्लास का टॉपिक है वर्ब्स। दोस्तों, ये तीसरे नंबर की पार्ट्स ऑफ स्पीच होती है और नाउन्स और प्रोनाउंस के बाद हमें इसको पढ़ना होता है। दोस्तों, इस शब्द का अपने आप में बहुत बड़ा मायना है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि एक वर्ब एक एक्शन वर्ड होता है। एक एक्शन वर्ड होने का मतलब ये किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में हमें बताता है। इसका मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि नाउन और प्रोनाउन उस समय क्या पर्टिकुलर गतिविधि कर रहे हैं या किस पर्टिकुलर गतिविधि में संलिप्त है उसके बारे में हमें वर्ब बताता है। तो आइए दोस्तों, अब हम पढ़ते हैं वर्ब्स के बारे में। जैसा कि मैंने अभी भी आपसे कहा था, ये वर्ब वो शब्द होता है जो हमें किसी चीज या किसी व्यक्ति के बारे में कुछ बताता है। दोस्तों, इसके 3 एग्जाम्पल होते हैं। इसको पहचानने के 3 एग्जाम्पल के तौर पर हम 3 लाइनों को पढ़ते हैं। पहली लाइन ये कहती है, व्हाट ए पर्सन और थिंग डज। अगर आपसे कोई पूछे कि वर्ब का क्या फंक्शन होता है या आप वर्ब के बारे में क्या जानते हैं, तो आप बड़ी आसानी से बता सकते हैं कि जब कभी भी कोई इंसान या कोई चीज कुछ काम करती है तो वो जो काम वो जो करा जाता है, वो जो एक्शन उस समय होता है, वो एक एक्शन वर्ड के माध्यम से समझा जा सकता है और वो एक्शन वर्ड वर्ब होता है। जैसा कि आप यहाँ पहले नंबर पे देख सकते हैं, ही डांसेस। इसका मतलब इस समय वो व्यक्ति डांस करता है। ही डांसेस मतलब वह डांस करता है। इसका मतलब उसकी एक्टिविटी क्या हो गई, डांस करने की। इसका मतलब यहाँ पर इस समय ये डांसेस हमारा वर्ब हुआ। दूसरे में देखिएगा दोस्तों, राम रन्स। इसका मतलब राम भागता है। इसका मतलब हमारा दूसरा एग्जाम्पल हुआ, राम भागता है। इसका मतलब राम उस समय जो काम कर रहा था उसको हमने वर्ब से डिनोट करा। दोस्तों, ये तो हुई पहले लाइन की बात। अब हम दूसरे लाइन की बात करते हैं, व्हाट इज डन टू ए पर्सन और थिंग। जब कभी भी किसी इंसान या वस्तु के साथ कुछ होता है तो उसके बारे में भी हमें वर्ब बताता है। जैसे आप यहां पर देख सकते हैं, ही इज पनिश्ड। इसके बारे में हमें वर्ब ने बताया। आपको पता है कि उसको इस समय पनिश किया जा रहा है। ही इज पनिश्ड, इसका मतलब उसको पनिशमेंट दी जाती है। इसका मतलब उस समय उसके साथ क्या हो रहा है, उसे पनिशमेंट दी जा रही है। इसका मतलब आप ये भी कह सकते हैं कि उसको इस समय इस पनिशमेंट की अवस्था में रखा गया है। इसका मतलब ये जो दूसरी लाइन है वो अपने बारे में हमें बताती है कि जब कभी किसी चीज या किसी इंसान के साथ कुछ होता है तो वो वर्ब की मदद से बताया जाता है। दोस्तों, तीसरे नंबर पर है, व्हाट ए पर्सन और थिंग इज। कभी कभी हमें किसी की अवस्था के बारे में भी वर्ब ही बताता है। जैसे ही इज डेड, वह मृत है या वह मर गया है। तो इसके बारे में हमें किसने बताया, एक वर्ब ने बताया। उसके बाद आयरन इज स्ट्रॉन्ग। आयरन की जो दोस्तों स्ट्रॉन्ग, वैसे उसका एडजेक्टिव हो गया, उसकी ताकत हो गई, पर वो है क्या, आयरन इज स्ट्रॉन्ग। आयरन स्ट्रॉन्ग है। तो आयरन स्ट्रॉन्ग है शब्द में इज ने वर्ब के तौर पर लगकर हमें यह बता दिया कि कैसे आयरन की जो अवस्था है उस समय मजबूत की है, स्ट्रॉन्ग की है। तो दोस्तों, इन तीनों पहली लाइंस को पढ़ने के बाद आप आसानी से ये समझ सकते हैं कि एग्जैक्टली वर्ब है क्या। दोस्तों, इसके लिए बहुत पेचीदगी में जाने की जरूरत नहीं है या किसी चीज के अंदर एकदम से नहीं जाना है। हमें इन चीजों को समझना है दोस्तों कि ये सारी चीजें हमारे लिए इसलिए बनाई गई हैं ताकि हम अपने जीवन में प्रैक्टिकल तौर पर इनका उपयोग कर सकें। अब दोस्तों, हमें वर्ब्स के काइंड्स के बारे में पढ़ना है। दोस्तों, वर्ब 2 तरह की होती है, या तो ट्रांजिटिव या इनट्रांजिटिव। आपने वैसे वर्ब्स के और भी कई टाइप्स, कई भी काइंड सुने होंगे। आप लोगों ने फाइनाइट, नॉन फाइनाइट के बारे में पढ़ा होगा। आपने स्टैटिक और डायनेमिक वर्ब के बारे में पढ़ा होगा। आपने वीक और स्ट्रॉन्ग वर्ब पढ़ी होगी। आपने रेगुलर और इररेगुलर वर्ब पढ़ी होगी, जिसके बारे में हम अपनी आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे। पर इस समय आज की क्लास में हमारे लिए सबसे पहले जो जानना जरूरी है वो है ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब। दोस्तों, आज का ये टॉपिक इसलिए चुना गया है ताकि हम लोग आगे आने वाले टॉपिक्स के लिए भूमिका बना सकें, एक प्लेटफॉर्म तैयार कर सकें। दोस्तों, आगे चल के हमें फाइनाइट, नॉन फाइनाइट पढ़ना है, हमें क्लॉजेस, फ्रेजेस पढ़नी है, हमें ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस पढ़ना है, हमें सीक्वेंसिंग ऑफ टेंसेस पढ़ना है, हमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ना है। अगर हमें इन वर्ब्स का बेस क्लियर नहीं होगा तो आगे आने वाले समय में हमारे लिए उनको समझना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो जैसा कि आपने देखा कि वर्ब एक एक्शन वर्ड होता है। जब कभी भी
किसी लिविंग, नॉन लिविंग, किसी चीज, किसी इंसान, किसी वस्तु के बारे में हमें उसकी अवस्था के बारे में बताना होता है तो हम वर्ब का यूज करते हैं। तो हमने दोस्तों आज पढ़ना है काइंड्स ऑफ वर्ब। दोस्तों बेसिकली वर्ब दो काइंड के होते हैं, पहला ट्रांजिटिव, दूसरा इंट्रांजिटिव। पहले हम ट्रांजिटिव वर्ब को पढ़ लेते हैं ताकि हमें यह अंदाजा लग जाए कि वो एग्जैक्टली हमसे कहना क्या चाहते हैं। दोस्तों ट्रांजिटिव वर्ब विच रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट आफ्टर इट टू कंप्लीट इट्स सेंस। ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होता है दोस्तों जो किसी ऑब्जेक्ट की मदद के बिना अपना मतलब आपको क्लियर नहीं कर सकता। अगर मैं कहूं ही डांसेज, ठीक है, वो डांस करता है मतलब क्लियर हो गया। ही रन्स, वह भागता है मतलब क्लियर हो गया। ही प्लेज, जैसे मैंने कहा वह खेलता है तो आपके मन में प्रश्न आएगा क्या खेलता है। तो जिस भी, मैंने आपको पहले भी बताया था, जिस भी सेंटेंस में आपको वर्ब क्या का प्रश्न करे, जैसे कि मैंने कहा आई स्टडी, मैं पढ़ता हूं। आपने कहा सर क्या पढ़ते हो, तो क्या मतलब आई स्टडी मैथ्स, आई स्टडी इंग्लिश। आई प्ले, आपने कहा सर क्या खेलते हो, मैंने कहा आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूं। तो दोस्तों जब कभी भी व्हाट का आंसर आपसे आपका वर्ब मांगे तो वो वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा। जैसे कि यहां पर मैंने पहला ऑप्शन लिखा है, पहला एग्जांपल लिखा है द बॉय ड्रोव द कार। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, लड़का कार चलाता था। अगर मैं आपसे कहूं लड़का चलाता था तो आप मुझसे पूछोगे सर क्या चलाता था, मैंने कहा द कार। इसका मतलब ये जो ड्रोव है दोस्तों ये कार के बिना अधूरा है। इसका मतलब आपको ये पता चल गया कि अगर मैं कह रहा हूं ही ड्राइव्स, वो ड्राइव करता है, आप जरूर पूछोगे क्या, मैं कहूंगा कार। दोस्तों दूसरा एग्जांपल देखिएगा, शी क्लीन्ड द फ्लोर, वह साफ करती थी। आपने कहा क्या, मैंने कहा द फ्लोर। इसका मतलब आपको यह भी पता चल गया कि वह साफ करती थी, क्या साफ करती थी, फ्लोर साफ करती थी ने आपसे प्रश्न करा क्या। उसी तरह तीसरे नंबर पर देखिएगा, आई कंप्लीटेड, मैंने कंप्लीट किया था। आपने कहा क्या, मैंने कहा द वर्क। इसका मतलब दोस्तों वो कोई भी वर्ब जो आपसे क्या का प्रश्न करे, आपसे पूछे कि क्या एक्टिविटी, क्या, कैसी, किसकी मदद से, तो वो क्या कहला जाएगा आपके लिए ट्रांजिटिव वर्ब। दोस्तों इसको समझना बहुत ज्यादा आसान है। अगर एक बार आपने ट्रांजिटिव वर्ब अपने मन में बैठा ली तो कोई भी इनको आपके दिमाग से नहीं निकाल सकता है। दोस्तों इसके हजारों लाखों एग्जाम्पल्स हैं, यहाँ पर कुल 3 एग्जाम्पल्स की मदद से आपको समझाया गया है ताकि हम लोग वर्ब्स के बारे में एक प्लेटफॉर्म क्रिएट कर सके और बाद में चल करके उस प्लेटफॉर्म की मदद से जो बाकी के टॉपिक्स हैं, चाहे फाइनाइट, नॉन फाइनाइट वर्ब या और भी तरह के वर्ब, उनके बारे में हम पढ़ सकें। तो मुझे पूरी उम्मीद है इन 2 एग्जाम्पल से आपको ट्रांजिटिव वर्ब समझ में आया होगा। आई प्ले क्रिकेट, ही डैश द सॉन्ग, मेरे को पता है आप लोग इसमें भर सकते हैं ही सिंग्स द सॉन्ग या ही सिंग्स अ सॉन्ग। ऐसे ही कई और एग्जाम्पल जैसे आई लर्न इंग्लिश, आई प्ले गिटार, आई ड्रोव अ कार, आई ड्रैंक मिल्क। इन सारे एग्जाम्पल्स की हेल्प से आपको समझ में आ रहा होगा कि इनमें सब्जेक्ट के तुरंत बाद जो वर्ब लगाई गई है वो आपसे क्या का उत्तर मांगती है। तो इस क्या का उत्तर करने वाली वर्ब्स को ही ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। दोस्तों मेरे दूसरी तरफ आप देखिएगा, मैंने यहां पर लिखा है इंट्रांजिटिव वर्ब्स। दोस्तों जैसे ट्रांजिटिव वर्ब्स को एक ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है, उसी तरह दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो इंट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होते हैं दोस्तों जो अपना मतलब खुद बना लेते हैं, उनको किसी ऑब्जेक्ट की कोई आवश्यकता नहीं होती है। जैसे शी स्माइल्ड, वह हंसती थी। जैसे द सनशाइन्स, सूर्य चमकता है। जैसे ही डाइड, वह मर गया था। इन तीनों ही सेंटेंसेस में आपको किसी भी तरह की कोई और ऑब्जेक्ट लगाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये अपने आप में कंप्लीट सेंस देते हैं। तो यहां से आपको पता चलेगा दोस्तों कि ये सिंपल से दिखने वाले वर्ब एक इंट्रांजिटिव वर्ब है क्योंकि इनके साथ आपको किसी भी तरह की कोई भी और ऑब्जेक्ट लगाने की आवश्यकता नहीं है। जो वर्ब अपना मीनिंग अपने आप में क्लियर कर दें दोस्तों, उन वर्ब्स को कहते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब। तो बेसिकली आज के टॉपिक में हम ये सीख रहे हैं कि वर्ब्स के 2 काइंड होते हैं, एक ट्रांजिटिव, दूसरा इंट्रांजिटिव। जो ट्रांजिटिव वर्ब होती है उसको ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है, जो इंट्रांजिटिव वर्ब होती है उसको ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती है। दोस्तों ये वर्ब्स
कई बार अलग अलग होती हैं, कई बार एक सिंगल वर्ब को भी हम ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव दोनों तरीके से यूज कर सकते हैं। जैसे वी ईट एन आइसक्रीम, हम एक आइसक्रीम खाते हैं। इसमें क्या हुआ, वी ईट, हम खाते हैं। आपने पूछा क्या, मैंने कहा एन आइसक्रीम, इसका मतलब ये आंसर बन गया वी ईट एन आइसक्रीम। अगर मैं इसको इंट्रांजिटिव की तरह यूज करना चाहूं, बिना ऑब्जेक्ट के यूज करना चाहूं, तो ये बन गया वी ईट टू लिव, हम जिंदा रहने के लिए खाते हैं। दोस्तों जैसे ही ईट के बाद TO2 लग गया, ये एक प्रीपोजिशन लग गया, इसके बाद चाहे वर्ब लगा हो, चाहे नाउन लगा हो, चाहे एडजेक्टिव लगा हो, चाहे कुछ भी और वर्ड लगा हो, वो ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता। जैसे ही मैंने कहा वी ईट टू लिव, आप समझ गए ईट के तुरंत बाद प्रीपोजिशन आ गई, इसका मतलब ये एक इंट्रांजिटिव वर्ब है। जैसे मैं अगर आपसे कहूं वी गो टू स्कूल, गो के तुरंत बाद टू आ गया, इसका मतलब एक प्रीपोजिशन आ गई, इसका मतलब ये एक इंट्रांजिटिव वर्ब है। वैसे भी अगर मैं आपसे कहूंगा वी गो, हम जाते हैं, तो आप क्या नहीं पूछोगे, आप कहां पूछोगे। इसका मतलब जो वर्ब हमसे क्या का प्रश्न करती है वही इंट्रांजिटिव वर्ब नहीं होती है, वो ट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है। तो दोस्तों इन दोनों को पढ़ने के बाद हमें हमारा मीनिंग थोड़ा सा क्लियर होता है। दोस्तों यहाँ पे मैंने नीचे 2 वर्ड और लिखे हैं आपके लिए, 2 टर्म। जैसे मैंने अभी आपसे ऑब्जेक्ट की बात करी, मैंने कहा आई प्ले गिटार, इसमें दोस्तों आई सब्जेक्ट हो गया, प्ले वर्ब हो गया, गिटार ऑब्जेक्ट हो गया। दोस्तों हमें पहले भी पढ़ा था कि नाउन, वर्ब और ऑब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये तीनों मिलकर के किसी भी सेंटेंस का मेन फ्रेमवर्क तैयार करते हैं। तो जो पहले नंबर पे लगा होता है, जो एक्टिव सेंटेंस होता है, जिसमें काम करने वाला आगे लगा होता है, वो सब्जेक्ट कहलाता है। जो बीच में लगा होता है, जो काम हो रहा होता है, वो वर्ब कहलाती है। और जो एंड में लगा होता है, जो काम में शामिल होता है, वो ऑब्जेक्ट कहलाता है। तो हमने यहाँ पर क्या देखा दोस्तों कि ऑब्जेक्ट वो होता है जो काम में शामिल होता है, जो वर्ब के क्या का उत्तर देता है। दूसरी तरफ हमने इंट्रांजिटिव में पढ़ा कि जिन वर्ब्स के बाद प्रीपोजिशन आ जाती है, TO2 आ जाता है, वो ऑब्जेक्ट नहीं कहलाते हैं, वो प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट्स हो जाते हैं, प्रीपोजिशन के बाद लग जाते हैं। दोस्तों इसका मतलब अब हमने नई टर्म सीखी ऑब्जेक्ट। अब हम पढ़ते हैं ऑब्जेक्ट क्या होता है। दोस्तों ऑब्जेक्ट किसी भी सेंटेंस में लगने वाला वो कोई भी शब्द होता है जो उस सेंटेंस में वर्ब के क्या का उत्तर देता है। जैसे राम प्लेज, मैंने कहा क्रिकेट, राम खेलता है क्या, क्रिकेट, तो ये क्रिकेट ऑब्जेक्ट हो गया। आई ईट, मैं खाता हूं, आपने कहा क्या, मैंने कहा एन आइसक्रीम, तो ये एन आइसक्रीम एक ऑब्जेक्ट हो गया। आई स्टडी, आपने कहा क्या, मैंने कहा मैथमेटिक्स, तो ये मैथमेटिक्स एक ऑब्जेक्ट हो गया। दोस्तों कई बार किसी सेंटेंस में एक ऑब्जेक्ट लगा होता है, कई बार किसी सेंटेंस में 2 ऑब्जेक्ट लगे होते हैं। 2 ऑब्जेक्ट कैसे लगते हैं, कैन यू गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। दोस्तों एक सिंपल सेंटेंस पहले मैं वर्बली आपसे ले लेता हूं, शी राइट्स मी अ लेटर। इसको तोड़ देते हैं दोस्तों, इसको टुकड़ों में पढ़ते हैं, शी राइट्स अ लेटर। इसका मतलब आपने क्या पढ़ा, शी राइट्स अ लेटर। सबसे पहले शी सब्जेक्ट, राइट्स मतलब लिखना, शी राइट्स वह लिखती है। आपने पूछा क्या, मैंने कहा अ लेटर, इसका मतलब ये अ लेटर हो गया ऑब्जेक्ट। अगर हम इंग्लिश की लैंग्वेज में बात करें दोस्तों, तो शी सब्जेक्ट, राइट्स वर्ब, अ लेटर ऑब्जेक्ट। अब किसी ने मुझसे कहा कि इसमें तो सिंगल ऑब्जेक्ट है, इसमें 2 ऑब्जेक्ट लगाइए, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी लगाइए, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी लगाइए। दोस्तों इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट होता है जो किसी इंसान के बारे में बात करता है, जो किसी इंसान के बारे में हमें सूचित करता है। जैसे शी राइट्स ए लेटर, इसमें अ लेटर एक ऑब्जेक्ट है। मैंने आपसे कहा हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ रहे हैं। दोस्तों डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट होता है जो किसी चीज के बारे में हमें बताता है, किसी चीज की तरफ हमारा ध्यान आकर्षित करता है। जैसे यहां पर अ लेटर एक ऑब्जेक्ट है, पर अ लेटर इंसान नहीं है, वो एक वस्तु है, तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अगर मैं इसमें एक इंसान भी जोड़ दूं, कैसे, शी राइट्स मी अ लेटर, वो मुझे एक लेटर लिखती है। पहले मैंने लिख दिया था शी राइट्स ए लेटर, तो वो एक लेटर लिखती है। आपसे मैंने पूछा शी क्या है, आपने कहा सब्जेक्ट। मैंने आपसे कहा राइट्स क्या है, आपने कहा वर्ब। मैंने आपसे कहा अ लेटर क्या है, आपने कहा ऑब्जेक्ट। मैंने कहा राइट्स कौन सा वर्ब है, आपने कहा ट्रांजिटिव वर्ब। मैंने कहा वो क्यों ट्रांजिटिव वर्ब है, आपने कहा सर क्योंकि वह हमसे क्या का प्रश्न पूछती है कि वह क्या लिखती है, तो मैंने कह दिया अ लेटर। अ लेटर एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। मैंने आपसे कहा इसमें एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी लगाओ, इसका मतलब एक सेंटेंस में 2 ऑब्जेक्ट लगाओ।
तो आपने कहा सर बहुत आसान है, मैं लिख देता हूं, शी राइट्स मी अ लेटर, वह मुझे एक लेटर लिखती है। शी राइट्स यू अ लेटर, वह आपको एक लेटर लिखती है। शी राइट्स हिम अ लेटर, वह उसको एक लेटर लिखती है। शी राइट्स अस अ लेटर, वो हमें एक लेटर लिखती है। तो दोस्तों इसमें जो अस, हिम, मी, यू, हर, इस तरह के वर्ड्स आ रहे हैं जो किसी इंसान के बारे में बता रहे हैं, वो तो कहलाते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट होता है दोस्तों जो किसी इंसान के बारे में बताता है। एक डायरेक्ट वो ऑब्जेक्ट होता है जो किसी चीज के बारे में बताता है। उसके बाद आपको क्या देखना है दोस्तों, मैंने यहां पर कुछ क्वेश्चंस, एक दो लाइन लिख के रखी है, जैसे कैन यू गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। दोस्तों इसमें क्या आप मुझे एक गिलास पानी दे सकते हैं, इसमें वर्ब है गिव। दोस्तों गिव के बाद ये लगा है एक ग्लास ऑफ वाटर, पीने का पानी, तो इसका मतलब ये मी तो हो गया इसमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्योंकि हमने पढ़ा किसी इंसान के बारे में बताने वाला इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, किसी चीज के बारे में बताने वाला डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो अ ग्लास ऑफ वाटर हो गया दोस्तों डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, मी हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब दूसरा हम एग्जांपल ले लेते हैं दोस्तों, शी आस्क्ड मी ए क्वेश्चन। दोस्तों शी सब्जेक्ट, आस्क्ड वर्ब, अ क्वेश्चन, वह मुझसे एक क्वेश्चन पूछती है। ये हो गया दोस्तों डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये मी एक पर्सन के बारे में बताता है, ये एक थिंग के बारे में बताती है। तो इससे हमें ये पता चला दोस्तों कि यहां पर शी आस्क्ड मी ए क्वेश्चन, आस्क्ड एक वर्ब था और उसके बाद आपने दो ऑब्जेक्ट लिखे, एक मी और एक अ क्वेश्चन। तो मी एक इंसान के बारे में बात करता है तो ये इनडायरेक्ट क्वेश्चन ऑब्जेक्ट, और अ क्वेश्चन जो है वो एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। दोस्तों कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जैसे गिव, जैसे टेल, जैसे प्रॉमिस, जैसे आस्क, जैसे ऑफर, या और भी कुछ, ये वर्ब्स 99.9% केसेस में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों ऑब्जेक्ट्स के साथ जब लगती हैं तभी किसी सेंटेंस का मीनिंग हमें ज्यादा क्लियर होता है। तो इसलिए दोस्तों हमें आज ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब के बारे में पढ़ना जरूरी था और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ना जरूरी था, क्योंकि दोस्तों ये वो टर्म्स हैं जो हमें आगे आने वाले टॉपिक्स के बारे में पढ़ने में पूरी मदद करेंगी। आज की क्लास में दोस्तों हमने जो पढ़ा है उसको आप बहुत ध्यान से रिवीजन कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत जल्दी ही हम और भी बहुत सारे टॉपिक्स कवर करने जा रहे हैं जिनमें इन टर्म्स की हमें बहुत ज्यादा आवश्यकता पड़ने वाली है। मुझे पूरी उम्मीद है दोस्तों आपको आज की क्लास में ये सभी सेंटेंसेस समझ में आए होंगे। अगर आपकी कोई क्वेरी होती है तो कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें, व्हाट्सएप करना ना भूलें। थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी है ताकि आगे आने वाले सेंटेंसेस को हम जल्दी से जल्दी कवर कर सकें। दोस्तों आज के लिए इतना ही काफी है, अब हम जल्दी ही आगे मिलेंगे एक और नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद, गुड नाइट, थैंक यू।